भावनाओं की दुनिया बहुत गहरी होती है और हर इंसान के भीतर एक अनकहा संसार बसता है जो उसके अनुभवों से बनता है, जो उसके बचपन से आकार लेता है, जो उसके रिश्तों से प्रभावित होता है। यह किताब आपको उस संसार की यात्रा पर लेकर जाएगी जहां आप समझेंगे कि आपके भीतर बार बार उठने वाली भावनाएं आखिर क्यों उठती हैं, वे कहां से आती हैं और वे आपके फैसलों को किस तरह नियंत्रित करती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं अचानक आती हैं, लेकिन सच ये है कि हर प्रतिक्रिया के पीछे एक पैटर्न होता है, एक ऐसा ढांचा होता है जो वर्षों में बना होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, जब कोई बार बार उदास हो जाता है, जब कोई बार बार किसी खास परिस्थिति में डर जाता है, तो वहां कोई संयोग नहीं होता, बल्कि एक गहरी जड़ होती है। इस किताब में हम उन जड़ों को खोजेंगे, हम उन कारणों को समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इन पैटर्न को कैसे पहचाना जाए, कैसे समझा जाए और कैसे बदला जाए। ये सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने भीतर झांकना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन यही सफ़र आपको सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि भावनाओं के यह पैटर्न आखिर क्या होते हैं और हमारे जीवन को किस तरह आकार देते हैं। भावनात्मक पैटर्न की पहचान। हर इंसान के जीवन में कुछ भावनाएं बार बार लौटती हैं, जैसे कोई पुरानी धुन जो अनचाहे ही बज उठती है। यह धुन कभी गुस्से के रूप में आती है, कभी डर के रूप में, कभी उदासी के रूप में और कभी असुरक्षा के रूप में। जब हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह भावनाएं किसी खास तरह की परिस्थिति में ही उभरती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जब भी आलोचना सुनता है तो भीतर से सिकुड़ जाता है, चाहे आलोचना कितनी भी छोटी हो। कोई व्यक्ति जब भी किसी रिश्ते में नज़दीकी बढ़ती है तो अनजाने ही दूरी बनाने लगता है। यह सब पैटर्न के उदाहरण हैं और इन्हें पहचानना पहला कदम है। पैटर्न को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए सिर्फ देखें। जब कोई भावना उठे तो उसे दबाने या भगाने की कोशिश ना करें, बल्कि रुककर पूछें कि यह भावना कहाँ से आ रही है, यह पहले कब कब आई है और इसके पीछे क्या कहानी छिपी है। अक्सर हम पाएंगे कि यह भावना बचपन की किसी घटना से जुड़ी है या किसी पुराने रिश्ते के अनुभव से जुड़ी है। यह जुड़ाव तुरंत समझ में नहीं आता, इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने पैटर्न को पहचान लेते हैं वे जीवन में बेहतर फैसले ले पाते हैं, क्योंकि वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुक पाते हैं, सोच पाते हैं और चुन पाते हैं कि उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यही फर्क होता है उन लोगों में जो भावनाओं के गुलाम होते हैं और उन लोगों में जो भावनाओं को समझते हुए जीते हैं। बचपन की जड़ें और उनका प्रभाव। हमारा भावनात्मक ढांचा सबसे पहले हमारे बचपन में बनता है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा मन एक खाली स्लेट की तरह होता है और हमारे आसपास का माहौल उस स्लेट पर गहरी रेखाएं खींचता है। अगर किसी बच्चे को बार बार डांटा जाता है तो उसके भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि वह काफी अच्छा नहीं है। अगर किसी बच्चे की भावनाओं को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो वह सीख जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना ही सही है। यह सीख इतनी गहरी होती है कि बड़े होने पर भी वह व्यक्ति अनजाने ही इसी पैटर्न को दोहराता रहता है। एक बच्चा जिसे प्यार पाने के लिए शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, वह बड़ा होकर भी हर रिश्ते में यही सोचता है कि उसे प्यार पाने के लिए कुछ साबित करना होगा। एक बच्चा जिसे हमेशा सुरक्षित माहौल मिला, वह बड़ा होकर भी रिश्तों में भरोसा कर पाता है। यह समझना जरूरी है कि बचपन के अनुभव हमें दोष देने के लिए नहीं हैं, बल्कि समझने के लिए हैं। जब हम अपने बचपन की कहानी को समझते हैं तो हम अपने आज के व्यवहार को बेहतर समझ पाते हैं। यह समझ हमें अपने माता पिता को माफ करने में भी मदद करती है, क्योंकि अक्सर वे भी अपने ही पैटर्न को दोहरा रहे होते हैं जो उनके बचपन से आया होता है। यह एक चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जब तक कोई व्यक्ति
होशपूर्वक इसे तोड़ने का फैसला नहीं करता। यह किताब आपको वही होश देने की कोशिश करेगी। भावनात्मक ट्रिगर और प्रतिक्रिया का विज्ञान। ट्रिगर वह क्षण होता है जब कोई बाहरी घटना हमारे भीतर सोई हुई भावना को जगा देती है। यह घटना खुद में बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असल में हम उस छोटी घटना पर नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पुरानी यादों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का साथी देर से जवाब देता है, तो वह व्यक्ति बेहद बेचैन हो जाता है, जबकि असल कारण यह हो सकता है कि बचपन में उसे बार बार नजरअंदाज किया गया था। यह ट्रिगर हमारे मस्तिष्क की एक रक्षा प्रणाली से जुड़ा होता है, जिसे हम लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहते हैं। जब मस्तिष्क किसी खतरे को महसूस करता है, चाहे वह खतरा वास्तविक हो या सिर्फ कल्पना, तो शरीर में तुरंत बदलाव आते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसी वजह से ट्रिगर हो जाने पर हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें बाद में पछतावा देती हैं। ट्रिगर को समझने का सबसे पहला तरीका है उसे पहचानना। यह जानना कि कौन सी बातें, कौन से शब्द, कौन सी परिस्थितियां हमें तुरंत भावनात्मक रूप से हिला देती हैं। जब हम अपने ट्रिगर की सूची बना लेते हैं, तो हम उनके आने पर ज्यादा तैयार रहते हैं। यह तैयारी हमें एक ठहराव देती है, एक ऐसा क्षण जिसमें हम प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सकते हैं। यही ठहराव भावनात्मक परिपक्वता की पहली निशानी है। दोहराव के चक्र को समझना। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे चक्र होते हैं जो बार बार दोहराते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें उन्हें रोकने की। कोई व्यक्ति बार बार ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जहां उसे नजरअंदाज किया जाता है। कोई व्यक्ति बार बार नौकरी छोड़ देता है जब भी जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। यह दोहराव संयोग नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की एक खोज है, जो जाने पहचाने दर्द को नए दर्द से बेहतर मानता है। हमारा मन आराम चाहता है, और आराम का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता, बल्कि कई बार आराम का मतलब परिचित होता है, चाहे वह परिचित अनुभव दुखदाई ही क्यों ना हो। यही कारण है कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि अनजाना सुख भी डरावना लगता है, जबकि जाना पहचाना दुख सुरक्षित लगता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले इसे स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम यह नहीं मानते कि हम एक चक्र में फंसे हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। स्वीकृति के बाद आता है निरीक्षण, यानी यह देखना कि यह चक्र कब शुरू होता है, कौन से संकेत इसकी शुरुआत बताते हैं। हर चक्र के पीछे एक शुरुआती संकेत होता है, और जो लोग उस संकेत को पहचान लेते हैं, वे समय रहते अपना रास्ता बदल सकते हैं। यह बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि पुराना चक्र हमें खींचता रहता है, लेकिन हर बार जब हम उसे तोड़ते हैं, हम थोड़े मजबूत बनते जाते हैं। रिश्तों में भावनात्मक पैटर्न का प्रभाव। रिश्ते वह सबसे बड़ा क्षेत्र हैं जहां हमारे भावनात्मक पैटर्न सबसे साफ दिखते हैं। जो व्यक्ति बचपन में असुरक्षित महसूस करता रहा हो, वह बड़े होकर भी अपने साथी से बार बार आश्वासन मांगता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति बचपन में बहुत ज्यादा नियंत्रण में रहा हो, वह बड़े होकर रिश्तों में नजदीकी से डरता है और दूरी बनाकर रखता है। यह पैटर्न रिश्ते में बार बार टकराव का कारण बनते हैं, क्योंकि दो लोग अपने अपने पुराने जख्मों के साथ रिश्ते में आते हैं, और जब वे जख्म आपस में टकराते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं। समझदारी ये है कि हम अपने साथी के व्यवहार को सिर्फ आज के संदर्भ में ना देखें, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि उसका यह व्यवहार किस पुराने अनुभव से जुड़ा हो सकता है। इससे हमारे भीतर सहानुभूति बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। साथ ही हमें अपने खुद के पैटर्न को भी पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी भूमिका नहीं समझेंगे, तब तक हम सिर्फ दूसरे को दोष देते रहेंगे।
स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों व्यक्ति अपने अपने पैटर्न के प्रति जागरूक होते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, बिना यह उम्मीद किए कि दूसरा व्यक्ति उनके सारे पुराने जख्म भर देगा। भावनाओं को दबाने का खतरा। बहुत से लोग सोचते हैं कि भावनाओं को दबा देना ही उन्हें संभालने का तरीका है। वे गुस्सा आने पर मुस्कुरा देते हैं, दुख होने पर सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं और डर लगने पर बहादुरी का दिखावा करते हैं। लेकिन सच ये है कि दबाई गई भावना कभी गायब नहीं होती। वह सिर्फ भीतर जमा होती रहती है और एक दिन किसी और रूप में बाहर निकलती है, चाहे वह शारीरिक बीमारी के रूप में हो या अचानक गुस्से के विस्फोट के रूप में या गहरी उदासी के रूप में। हमारा शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े होते हैं और जब भावनाएं लंबे समय तक दबाई जाती हैं तो वे शरीर में तनाव के रूप में जमा होने लगती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग जो हमेशा शांत दिखते हैं, उन्हें अचानक सिरदर्द, पेट की समस्याएं या नींद की कमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर भावना को बिना सोचे समझे बाहर निकाल दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावना को पहचानें, उसे स्वीकार करें और उसे सही तरीके से व्यक्त करने का रास्ता खोजें। यह रास्ता किसी से बात करना हो सकता है, मैं लिखना हो सकता है, या सिर्फ खुद को यह कहने देना हो सकता है कि हाँ, मुझे दुख हुआ है, मुझे गुस्सा आया है और यह ठीक है। आत्म जागरूकता का अभ्यास। आत्म जागरूकता वह कुंजी है जो हमें अपने भावनात्मक पैटर्न से बाहर निकालती है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे रोज करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर की कसरत रोज करनी पड़ती है। आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है ध्यान से, यानी अपने भीतर चल रही भावनाओं को बिना जज किए देखने की क्षमता से। जब कोई भावना उठे तो उसे नाम देना सीखें, जैसे ये कहना कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या अभी मुझे डर लग रहा है। यह नामकरण सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब हम किसी भावना को नाम देते हैं तो हम उससे थोड़े अलग हो जाते हैं। हम उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके निरीक्षक बन जाते हैं। इसके बाद अगला कदम है अपने शरीर पर ध्यान देना, क्योंकि भावनाएं शरीर में भी महसूस होती हैं। जैसे गुस्से में सीना तन जाता है, डर में पेट में हलचल होती है, उदासी में कंधे झुक जाते हैं। शरीर के इन संकेतों को पहचानना हमें भावना के और करीब ले जाता है। आत्म जागरूकता का एक और हिस्सा है अपने विचारों के पैटर्न को देखना, यह जानना कि किस तरह के विचार किस तरह की भावना को जन्म देते हैं। जब हम यह सब समझने लगते हैं तो हम अपने भीतर एक स्थिरता पाते हैं जो हमें जीवन की उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। पैटर्न को बदलने की प्रक्रिया। पैटर्न को बदलना एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें जल्दबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होता। पहला कदम है पुराने पैटर्न को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना खुद को दोष दिए। यह स्वीकृति यह नहीं कहती कि पैटर्न सही है, बल्कि यह कहती है कि यह पैटर्न मौजूद है और इसे बदलने के लिए पहले इसे देखना जरूरी है। दूसरा कदम है छोटे छोटे क्षणों में नए विकल्प चुनना। जब कोई पुराना ट्रिगर आए तो पुरानी प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकें और सोचें कि इस बार मैं क्या अलग कर सकता हूं। यह बदलाव शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पुराना रास्ता मस्तिष्क के लिए ज्यादा आसान होता है, जैसे कोई पुरानी पगडंडी जो बार बार चलने से चौड़ी हो गई हो। नया रास्ता शुरुआत में संकरा और कठिन लगता है, लेकिन जितनी बार हम उस पर चलते हैं वह उतना ही आसान होता जाता है। तीसरा कदम है खुद के साथ धैर्य रखना। बदलाव की प्रक्रिया में कई बार हम वापस पुराने पैटर्न में फिसल जाएंगे और यह पूरी तरह सामान्य है। असफलता का मतलब यह नहीं कि हम बदल नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब है कि बदलाव एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि घुमावदार रास्ते में होता है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, हम सीखते हैं।
और यह सीख हमें आगे ले जाती है। भावनात्मक परिपक्वता की ओर यात्रा। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब यह नहीं है कि हम कभी भावुक नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझते हुए जीते हैं। परिपक्व व्यक्ति भी गुस्सा करता है, दुखी होता है, डरता है, लेकिन वह इन भावनाओं के बहकावे में आकर ऐसे फैसले नहीं लेता जिनका उसे बाद में पछतावा हो। वह जानता है कि भावना एक अस्थायी अवस्था है जो आती है और चली जाती है, और उसे इस अस्थायी अवस्था के आधार पर स्थायी फैसले नहीं लेने चाहिए। परिपक्वता की एक और निशानी है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, यानी सहानुभूति। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर इंसान के भीतर भी एक ऐसी ही दुनिया चल रही है, अपने अपने पैटर्न के साथ, अपने अपने जख्मों के साथ। यह समझ हमें कम जज करने वाला और ज्यादा करुणावान बनाती है। भावनात्मक परिपक्वता एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। हर दिन हमें नए अवसर मिलते हैं अपने पैटर्न को समझने के, अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के और अपने रिश्तों को गहरा करने के। यह यात्रा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन हर कदम हमें थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्थिर और थोड़ा और खुश बनाता है। समापन विचार। इस यात्रा के अंत में यह समझना जरूरी है कि भावनात्मक पैटर्न को समझना और बदलना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। जो भी पैटर्न आपने अपने भीतर पहचाने हैं, उन्हें धीरे धीरे, धैर्य के साथ और बिना खुद को कठोरता से जज किए बदलने की कोशिश करें। याद रखें कि हर इंसान अपने अनुभवों का परिणाम है, और इन अनुभवों को समझकर ही हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखें, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और हर दिन थोड़ा और जागरूक बनने की कोशिश करें। यही सच्चे बदलाव का रास्ता है, और यही सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। I've written this as a complete flowing audiobook script per your formatting rules. Want me to continue extending it further toward the full 50,000 characters, or is this length good for your use? समझना भावनात्मक पैटर्न को। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग सबसे बड़े तूफान में भी शांत खड़े रहते हैं? क्यों एक ही घटना किसी के लिए मामूली होती है और किसी और के लिए जीवन बदल देने वाली चोट बन जाती है? यह सब भावनात्मक पैटर्न का खेल है, जो हमारे भीतर बचपन से बुने जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम उन्हीं धागों में बंधे जी रहे हैं। हर बार जब आप किसी रिश्ते में वही गलती दोहराते हैं, हर बार जब आप किसी आलोचना पर वही पुराना दर्द महसूस करते हैं, हर बार जब आप अकेलापन महसूस करते हुए वही दीवारें खड़ी करते हैं, यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक पैटर्न है जो आपके अंदर गहराई से बैठा हुआ है। इस किताब में हम उन अदृश्य धागों को खोलेंगे जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, और सीखेंगे कि कैसे आप इन पैटर्न को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गहरी और जरूरी यात्रा को। अध्याय पहला। भावनाएं कहां से आती हैं? जब हम छोटे होते हैं, तब हमारे पास शब्द नहीं होते, लेकिन भावनाएं होती हैं। एक नवजात बच्चा डर को समझता है, खुशी को समझता है, असुरक्षा को समझता है, भले ही उसके पास इन्हें नाम देने की भाषा ना हो। यही वह समय होता है जब हमारे भीतर भावनात्मक नींव रखी जाती है। जिस घर में बच्चा बड़ा होता है, जिस तरह से उसके माता पिता उसकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, वही उसके भविष्य के भावनात्मक पैटर्न की जड़ बन जाता है। अगर किसी बच्चे को रोने पर बार बार चुप कराया जाए
डांटा जाए या नज़रअंदाज किया जाए, तो वह बच्चा सीखता है कि उसकी भावनाएं बोझ हैं, कि उन्हें दिखाना सुरक्षित नहीं है। यह सीख इतनी गहराई से बैठती है कि बड़े होकर भी वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, उन्हें छुपाने लगता है, और कई बार खुद को भी यह विश्वास दिला देता है कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। दूसरी ओर, अगर किसी बच्चे की भावनाओं को स्वीकार किया जाए, उसे यह सिखाया जाए कि रोना, डरना, गुस्सा होना सब सामान्य है, तो वह बच्चा भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित होकर बड़ा होता है। यह समझना जरूरी है कि भावनाएं कोई स्वतंत्र घटना नहीं है, वे हमारे अनुभवों की प्रतिक्रिया हैं, और यह प्रतिक्रिया एक खास पैटर्न में ढल जाती है। आगे चलकर यही पैटर्न हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हमारे फैसलों में बार बार दोहराया जाता है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार बज रही हो। आप शायद सोचें कि आप तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अधिकतर फैसलों के पीछे भावनाएं ही असली चालक होती हैं, और भावनाओं के पीछे होते हैं वही पुराने पैटर्न जो वर्षों पहले बने थे। अध्याय दूसरा, बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां। हर इंसान के भीतर कुछ कहानियां होती हैं जो वह खुद से बार बार दोहराता है। मैं हमेशा अकेला रह जाता हूं, मुझे कोई समझता नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे प्यार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानियां असल में सच्चाई नहीं होती, बल्कि यह वही भावनात्मक पैटर्न होते हैं जो बचपन के अनुभवों से बने और समय के साथ इतने पुख्ता हो गए कि अब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसे रिश्तों में फंसता है जहां उसे नजरअंदाज किया जाता है, तो यह कोई संयोग नहीं होता। हमारा मन अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों की ओर खींचता है जो हमारे पुराने पैटर्न से मेल खाती हैं, क्योंकि वह परिस्थिति परिचित लगती है, चाहे वह कितनी भी दुखद हो। यह बात उल्टा भी सच है। कई बार जब किसी को सच्चा प्यार और सम्मान मिलता है, तो वह असहज महसूस करता है, क्योंकि यह उसके परिचित पैटर्न से मेल नहीं खाता। वह गहरे में सोचता है कि यह सुख टिकेगा नहीं, और अनजाने में ही ऐसा व्यवहार करने लगता है जो उस सुख को खत्म कर दे। यह आत्मघाती चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति इसे पहचान नहीं लेता। पहचानना ही पहला कदम है। जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं कि कौन सी भावना कब और किस परिस्थिति में उठती है, कौन से शब्द, कौन सी आवाज, कौन सा व्यवहार आपके भीतर वही पुराना दर्द जगा देता है, तब आप धीरे धीरे अपने पैटर्न का नक्शा बनाना शुरू करते हैं। यह नक्शा आपको यह दिखाता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं अतीत से कितनी जुड़ी हुई हैं और वर्तमान से कितनी कम। अध्याय तीसरा, ट्रिगर की पहचान। ट्रिगर वह क्षण होता है जब कोई बाहरी घटना अचानक हमारे भीतर एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया जगा देती है, जो उस घटना के अनुपात से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कोई आपसे थोड़ा तेज आवाज में बात करे और आप भीतर से कांप जाएं, जैसे कोई आपका फोन न उठाए और आपके मन में तुरंत यह विचार आ जाए कि वह आपसे नाराज है या आपको छोड़ देगा। यह प्रतिक्रियाएं तर्क से नहीं आती, यह पुराने घावों से आती हैं। ट्रिगर को पहचानने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर में क्या हो रहा है। दिल की धड़कन तेज होना, सांस का उथला होना, पेट में गांठ जैसा महसूस होना, चेहरा गर्म होना, यह सब शरीर के संकेत हैं कि कोई पुराना पैटर्न सक्रिय हो गया है। जब आप इन शारीरिक संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप उस पल में रुकने की क्षमता पा लेते हैं, बजाय इसके कि आप तुरंत प्रतिक्रिया में बह जाएं। यह रुकना ही असली शक्ति है। एक गहरी सांस लेना, खुद से पूछना कि क्या यह प्रतिक्रिया वर्तमान परिस्थिति के अनुपात में है या यह किसी पुरानी कहानी से जुड़ी है। यह सवाल आपको पैटर्न से बाहर निकलने का रास्ता देता है। हर बार जब आप अपने ट्रिगर को पहचानते हैं और उसे नाम देते हैं, आप उसकी पकड़ कमजोर करते हैं
नाम देने की शक्ति को कम मत समझिए। जब आप खुद से कहते हैं कि यह परित्याग का डर है, यह अस्वीकृति का डर है, यह असुरक्षा का पुराना घाव है, तब वह भावना आपको नियंत्रित करने की जगह आपके सामने एक पहचानी हुई वस्तु बन जाती है जिसे आप समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं। अध्याय चौथा। रिश्तों में पैटर्न का जाल। हमारे सबसे गहरे भावनात्मक पैटर्न रिश्तों में सबसे साफ नजर आते हैं, क्योंकि रिश्ते हमें वही पुरानी जगह वापस ले जाते हैं जहां हमने पहली बार प्यार, सुरक्षा या उनकी कमी का अनुभव किया था। अगर बचपन में आपको बार बार यह महसूस हुआ कि आपको प्यार पाने के लिए कुछ साबित करना पड़ता है, तो बड़े होकर आप ऐसे साथी चुन सकते हैं जो आपसे दूरी बनाए रखें, जिससे आप बार बार उन्हें पाने की कोशिश में लगे रहें, ठीक वैसे ही जैसे आप बचपन में करते थे। अगर आपको बचपन में अत्यधिक नियंत्रण का सामना करना पड़ा, तो आप बड़े होकर या तो बहुत नियंत्रण करने वाले बन सकते हैं या ऐसे रिश्तों में फंस सकते हैं जहां आप पर नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि वह पैटर्न परिचित लगता है। यह जानना जरूरी है कि हम अक्सर उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे अनसुलझे घावों को छू सके, क्योंकि क्योंकि गहरे में हमारा मन सोचता है कि अगर इस बार यह घाव ठीक हो जाए तो हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने पैटर्न को समझे बिना रिश्तों में जाते हैं, तो हम बार बार वही दर्द दोहराते हैं, अलग अलग चेहरों के साथ, लेकिन वही कहानी। समझदारी ये है कि अपने पैटर्न को पहचानें। यह सवाल खुद से पूछें कि मैं इस व्यक्ति की ओर क्यों आकर्षित हुआ? यह आकर्षण किस पुरानी जरूरत से जुड़ा है? और क्या यह जरूरत स्वस्थ तरीके से पूरी हो सकती है? या यह सिर्फ एक पुराना घाव है जो बार बार खुद को दोहरा रहा है? अध्याय पांचवां। भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाम भावनात्मक प्रतिबिंब। प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब के बीच का फर्क समझना भावनात्मक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, बिना सोचे। यह पुराने पैटर्न से सीधा जुड़ी होती है, जैसे कोई बटन दबने पर मशीन अपने आप काम करने लगे। प्रतिबिंब वह क्षमता है जिसमें हम उस तुरंत वाली भावना को रोकते हैं, उसे देखते हैं, समझते हैं और फिर एक सोचा समझा जवाब देते हैं। जब कोई हमें आलोचना करता है और हम तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं, यह प्रतिक्रिया है। लेकिन जब हम वही आलोचना सुनते हैं, अपने भीतर उठने वाली भावना को महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर शांति से अपनी बात कहते हैं, यह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सीखने के लिए समय और अभ्यास चाहिए, क्योंकि हमारा मन हजारों सालों से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित है। यह जीवित रहने की एक पुरानी रणनीति है। लेकिन आज की दुनिया में जहां ज्यादातर खतरे शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक होते हैं, यह तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली रणनीति अक्सर हमें फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाती है। प्रतिबिंब का अभ्यास करने के लिए सबसे आसान तरीका है हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के बाद एक छोटा सा ठहराव लेना, चाहे वह सिर्फ 3 सांस का ही हो। इस ठहराव में खुद से पूछिए, अभी क्या महसूस हो रहा है? यह भावना कहां से आ रही है? और इस पल में सबसे समझदार जवाब क्या होगा? यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भावनात्मक पैटर्न को बदलने की शक्ति देता है। अध्याय छठा। आत्म करुणा की शक्ति। अपने पैटर्न को पहचानने के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है खुद को कठोरता से आलोचना करना। मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे साथ क्या गड़बड़ है? मुझे इतने सालों बाद भी यह समझ क्यों नहीं आया? यह विचार असल में पुराने पैटर्न को और गहरा कर देते हैं, क्योंकि ये वही आलोचनात्मक आवाज है जो शायद बचपन में आपने अपने आसपास सुनी थी। आत्मकरुणा का अर्थ है खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी प्रिय मित्र के साथ करते। अगर आपका कोई करीबी दोस्त किसी पुराने घाव से जूझ रहा हो, तो आप उसे डांटेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे, उसे समय देंगे, उसे यह बताएंगे कि यह सामान्य है
कि उसे समय लग रहा है। यही व्यवहार खुद के साथ करना सीखना भावनात्मक उपचार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आप अपने पैटर्न को देखें और महसूस करें कि फिर वही प्रतिक्रिया हुई, तो खुद से कहें, यह ठीक है, यह पैटर्न पुराना है, इसे बदलने में समय लगेगा और मैं इस यात्रा में खुद के साथ धैर्य रखूंगा। आत्मकरुणा कमजोरी नहीं है, यह वास्तव में सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि यह आपको बिना डर के अपने भीतर झांकने की हिम्मत देती है। जब आप खुद की आलोचना के बजाय खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपका मन सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षित मन ही बदलाव के लिए तैयार होता है। डर और शर्म के साथ कोई स्थायी बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है समझ और स्वीकृति के साथ। अध्याय 7वां, सीमाएं बनाना और पैटर्न तोड़ना। जब आप अपने भावनात्मक पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है उन्हें तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाना। और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वस्थ सीमाएं बनाना। बहुत से लोग जो बचपन में अनसुने गए, उनकी सीमाओं को कुचला गया। वे बड़े होकर भी सीमाएं बनाने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह ना कहेंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे या नापसंद करेंगे। लेकिन सच ये है कि स्वस्थ सीमाएं बनाना ही स्वस्थ रिश्तों की नींव है। सीमा बनाने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि आपको क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, और इसे शांति से, बिना गुस्सा या अपराध भाव के व्यक्त करना। शुरुआत में यह असहज महसूस हो सकता है, क्योंकि यह आपके पुराने पैटर्न के खिलाफ है। लेकिन हर बार जब आप एक छोटी सी सीमा बनाते हैं और उसे बनाए रखते हैं, आप अपने मन को एक नया संदेश देते हैं कि आपकी ज़रूरतें मायने रखती हैं, कि आप सुरक्षित हैं, कि आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न तोड़ने का एक और तरीका है अपने आप को नई परिस्थितियों में डालना जो आपके पुराने पैटर्न के विपरीत हों। अगर आपका पैटर्न दूरी बनाने वाला है, तो छोटे छोटे कदम उठाकर भावनात्मक रूप से करीब आने का अभ्यास करें। अगर आपका पैटर्न हर किसी को खुश करने का है, तो छोटी छोटी जगहों पर अपनी सच्ची राय रखने का अभ्यास करें। यह बदलाव धीरे धीरे आते हैं और हर छोटा कदम आपके मस्तिष्क में नए रास्ते बनाता है, पुराने पैटर्न को धीरे धीरे कमजोर करता है। अध्याय 8वां, नए पैटर्न का निर्माण। पैटर्न तोड़ना केवल आधी कहानी है। असली बदलाव तब आता है जब आप उस जगह पर नए स्वस्थ पैटर्न का निर्माण करते हैं। हमारा मस्तिष्क खालीपन से डरता है, इसलिए अगर आप सिर्फ पुराने पैटर्न को हटाने की कोशिश करेंगे बिना कुछ नया बनाए, तो मन वापस पुराने रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि वह परिचित है। नए पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आप किस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहते हैं। अगर पुराना पैटर्न था कि आलोचना सुनते ही रक्षात्मक हो जाना, नया पैटर्न हो सकता है कि आलोचना सुनकर शांति से सुनना और समझदारी से जवाब देना। यह नया व्यवहार शुरुआत में नकली सा महसूस हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए नया है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से यह धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई नई भाषा सीखना। शुरुआत में हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है, लेकिन समय के साथ वह भाषा अपने आप मुंह से निकलने लगती है। नए पैटर्न बनाने में सबसे बड़ी मदद करता है खुद को याद दिलाना कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो बचपन में थे। आपके पास अब समझ है, संसाधन है और चुनने की शक्ति है। हर बार जब आप पुराने पैटर्न के बजाय नया चुनाव करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप अपने मस्तिष्क में एक नई पगडंडी बना रहे होते हैं और समय के साथ यह पगडंडी एक मजबूत रास्ता बन जाती है। अध्याय 9वां, दूसरों के पैटर्न को समझना। जैसे आपके भीतर पैटर्न हैं, वैसे ही हर इंसान के भीतर अपने पैटर्न होते हैं जो उनके अतीत से बने हैं। जब आप यह समझने लगते हैं,
तो आपका दूसरों के प्रति नजरिया बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति आपसे दूरी बनाता है, तो हो सकता है यह आपके बारे में ना हो, बल्कि उसके अपने पैटर्न के बारे में हो। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो शायद यह उसके भीतर की पुरानी असुरक्षा से जुड़ा हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हर किसी के व्यवहार को सही ठहराएं, बल्कि यह है कि आप उसे समझ सकें बिना उसे अपने ऊपर लिए। यह समझ आपको रिश्तों में अधिक करुणा और कम प्रतिक्रिया के साथ चलने में मदद करती है। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति का पैटर्न पहचान लेते हैं, तो आप उनके साथ अधिक धैर्य से व्यवहार कर सकते हैं, बिना उनके व्यवहार को व्यक्तिगत हमला समझे। साथ ही यह समझ आपको यह भी सिखाती है कि कब किसी रिश्ते में सीमा बनानी जरूरी है, क्योंकि किसी के पैटर्न को समझना उसके हानिकारक व्यवहार को सहना नहीं है। समझदारी और सीमा साथ साथ चल सकते हैं, और यही संतुलन स्वस्थ रिश्तों की पहचान है। अध्याय 10वां, स्थायी बदलाव की यात्रा। भावनात्मक पैटर्न को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें धीरे धीरे, परत दर परत, पुराने घाव सामने आते हैं और ठीक होते हैं। इस यात्रा में पीछे हटना, फिर से पुराने पैटर्न में फंस जाना, यह सब सामान्य है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर से उठकर समझदारी से आगे बढ़ते हैं, आप मजबूत होते जाते हैं। स्थायी बदलाव के लिए जरूरी है निरंतरता, छोटे छोटे कदम जो रोज दोहराए जाएं, आत्म जागरूकता का अभ्यास, अपनी भावनाओं को बिना डर के महसूस करने की क्षमता, और खुद के प्रति करुणा। समय के साथ आप पाएंगे कि जो परिस्थितियां पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आप उनमें शांत रह सकते हैं। जो रिश्ते पहले आपको बार बार चोट देते थे, अब आप उनमें स्पष्टता और सीमा के साथ चल सकते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन यह निश्चित रूप से आता है अगर आप ईमानदारी से इस यात्रा पर चलते रहें। याद रखिए, आपका अतीत आपकी नियति नहीं है। यह सिर्फ वह जगह है जहां से आपने शुरुआत की थी। आज से हर पल आप अपने भावनात्मक पैटर्न को नए सिरे से लिख सकते हैं, और इस नई कहानी में आप वही व्यक्ति बन सकते हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं। स्वतंत्र, समझदार और शांत।